तो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कोवलेंट बॉन्ड के यौगिक और कोवलेंट बॉन्ड के यौगिकों की कुछ विशेषताएं तथा कोवैलेंसी यानी कि सहसंयोजकताएं और सहसंयोजक यौगिक। पिछले क्लासों में जो हमने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्डों के जो कितने टाइप्स हैं, हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। और उससे पिछले वाली क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड करा चुका हूं, यानी कि हम जो केमिकल बॉन्डिंग में जो पढ़ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पहला बॉन्ड हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आपको कंप्लीट करा दिया है। दूसरा कोवलेंट बॉन्ड हम पढ़ रहे हैं सहसंयोजक बंध, जिसमें सहसंयोजक बंध की आज दूसरी क्लास है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कोवैलेंसी यानी कि सहसंयोजकता, सहसंयोजक यौगिक और सहसंयोजक यौगिकों के कुछ लक्षण, और कुछ मैं आपको एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं, ठीक है। तो हेडिंग बनाएंगे कोवैलेंसी यानी कि सहसंयोजकता। सहसंयोजकता क्या होती है? सहसंयोजकता जानने के लिए पहले आप ये समझ लीजिए कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, भाई ए है और एक बी है, एक इलेक्ट्रॉन ए ने लिया, एक इलेक्ट्रॉन बी ने बी का है। इन दोनों ने क्या काम करा, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की। इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया ए से और ए ने एक इलेक्ट्रॉन बी से ले लिया। ये जो बनता था वो क्या बनता था, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बनता था। भाई साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बन रहा था। ये साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का युग्म बन रहा है तब उनके बीच ए सिंगल बॉन्ड बी बनेगा, ठीक है। यदि दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है या साझे का एक इलेक्ट्रॉन युग्म बनता है तब उनमें ए सिंगल बॉन्ड बी बन गया। यदि दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तब ए डबल बॉन्ड बी बनेगा। यदि तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तब ए ट्रिपल बॉन्ड बी बन रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कोवलेंट बॉन्ड के टाइप, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि जिन परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है या एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बनता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, दो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बनते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है, और तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब यहीं से मैं आपको परिभाषा दे देता हूं कोवैलेंसी की, ठीक है। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, एक परमाणु दूसरे परमाणु से जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, कोवैलेंसी कहलाती है। क्लियर? सिंपल सी डेफिनेशन है। जैसे कि अब मैं एग्जांपल, अभी डेफिनेशन लिखवाता हूं, कुछ एग्जांपल भी मैं आपको बताने वाला हूं, देख लीजिए। भाई क्या लिखेंगे, यानी लिखेंगे जब एक परमाणु, परिभाषा लिखेंगे, जब एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु से जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, ठीक है। जब एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु से जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या उस परमाणु की क्या कहलाती है, सहसंयोजकता कहलाती है। क्लियर? सहसंयोजकता कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन हम लिखेंगे। दूसरी डेफिनेशन क्या है बेटा? दूसरी डेफिनेशन देखेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन के
साझेदारी के फलस्वरूप जितने इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की क्या कहलाती है? सहसंयोजकता यानी कि कोवैलेंसी कहलाती है। क्लियर? क्या कहलाती है? कोवैलेंसी कहलाती है। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की कोवैलेंसी सहसंयोजकता कहलाती है। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे O2 है। O2 में ऑक्सीजन परमाणु की सहसंयोजकता ज्ञात कीजिए। ठीक है। ऑक्सीजन परमाणु की सहसंयोजकता ज्ञात कीजिए। क्लियर? पहले हमें क्या काम करना होगा? इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन हमारा क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन अणु है। क्या है? ऑक्सीजन अणु में O2 परमाणु की यानी कि O2 अणु में ऑक्सीजन परमाणु की सहसंयोजकता ज्ञात करनी है। तो हमें पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। 8 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,6 ये बोरबरी का नियम हो गया। चाहे आप बॉब के नियम से कर लें। कैसे करेंगे? 1s2 2s2 और 2p4। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला कोष है। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यही आ गया। ठीक है। हमारा जब यही आ गया, अब हम क्या काम करेंगे? ऑक्सीजन क्या है? O2 अणु में ऑक्सीजन परमाणु की सहसंयोजकता निकालनी है। हमने परिभाषा लिखाई है कि जब एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु से जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। अब आप बताइए, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया। दोनों में अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट शेल में यानी कि बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। हमें 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने होंगे। कितने दिखाने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हमें दिखाने होंगे। इस वाले ऑक्सीजन के भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये क्या काम करेंगे? इसने अपना कोष पूर्ण करने के लिए इस वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। आउटर मोस्ट शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसने इस वाले ऑक्सीजन से ले लिए और ये ऑक्सीजन भी क्या काम करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पे जो बना, ये क्या बना? 2 साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बना। 2 साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बना। जब 2 साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बन गए, अब हमने ये डेफिनेशन लिखवाई है कि जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उसकी वह क्या कहलाती है? सहसंयोजकता कहलाती है। यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु की सहसंयोजकता कितनी हो जाएगी बेटा? बताइए। सहसंयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। सहसंयोजकता कितनी हो जाएगी? सहसंयोजकता 2 हो गई भाई। सहसंयोजकता 2 हो गई। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इसकी क्या हो गई? संरचना हो गई। क्या हो गई? संरचना हो गई। क्लियर?
ये हमारी क्या हो गई, संरचना हो गई। ये हमारा किसी भी कोवलेंट कंपाउंड में किसी परमाणु की सहसंयोजकता ज्ञात करनी थी। ठीक है, अभी मैं एक आधा एग्जाम्पल और दे रहा हूं आपको। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे देखेंगे CH4 का दे देते हैं हम एग्जाम्पल। CH4 में कार्बन तथा हाइड्रोजन की कोवैलेंसी ज्ञात कीजिए। CH4 में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की कोवैलेंसी ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या लिखना है भाई, क्वेश्चन लिखना है CH4 में कार्बन परमाणु तथा हाइड्रोजन परमाणु की सहसंयोजकता ज्ञात कीजिए। सहसंयोजकता ज्ञात कीजिए। क्लियर, सहसंयोजकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, इनकी CH4 की स्ट्रक्चर ज्ञात करें। CH4 की स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए बेटा CH4 की हम स्ट्रक्चर ज्ञात करेंगे। कार्बन 6 होता है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 6 होता है। कार्बन का जब इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2,4, हाइड्रोजन का 1 हो गया। मैंने अब आपको ये बताया था कि जिस परमाणु की सहसंयोजकता, जिस परमाणु की वैलेंसी सबसे अधिक होती है वह उसकी क्या कहलाती है, उस परमाणु को हमें सबसे बीच में यानी कि सेंटर में रखना होता है। किस में रखना होगा, सेंटर में रखना होगा। तो सेंटर में हम किसे रखेंगे, कार्बन को हमें सेंटर में रखना होगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 आएगी निकल के, हाइड्रोजन की 1 आएगी, यानी कि कार्बन हमारे पास ये हो गया 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। ठीक है, 4 हाइड्रोजन लगाने हैं हमें, 4 हाइड्रोजन आप लगा दीजिए। हाइड्रोजन ठीक है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो गया। कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब ये क्या काम करेंगे, एक दूसरे से साझा करेंगे भाई। इस हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना कोष पूरा कर लिया, इस वाले हाइड्रोजन ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके अपना कोष पूरा कर लिया। पूरा करने का मतलब समझ रहे हैं, मैंने बता चुका हूं मैं आपको। पहला कोष है तो पहले कोष में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है। दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। मैंने आपको एक नियम बताया था 2n² से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जहां पे n क्या है, कोष की संख्या, n क्या है, कोषों की संख्या है। यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अपना कोष पूरा कर लिया, इस वाले हाइड्रोजन, इसी प्रकार से चारों हाइड्रोजन ने क्या काम करा, अपना कोष पूरा कर लिया। अब क्या काम करेंगे भाई, मैंने बताया साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म कब बनेगा, जब जितने इलेक्ट्रॉन देते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें, तभी हमारे साझेदारी कहलाती है। ठीक है, ये वाला कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लिया, 1 हाइड्रोजन से लिया, चारों हाइड्रोजनों से 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लिए। 4 कार्बन के पास थे ऑलरेडी, 4 कार्बन के पास ऑलरेडी थे, और 4 हाइड्रोजन से 1-1 ले लिया, 8 हो गए प्रत्येक के पास में हो गए। आप बताइए, एक हाइड्रोजन परमाणु कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है, एक हाइड्रोजन कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, कार्बन की कोवैलेंसी। अब बताओ कार्बन कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है भाई, 1 से साझेदारी कर रहा है, तो 4 हाइड्रोजन है, कितने इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है। तो यहाँ पे कार्बन की कोवैलेंसी 4 हो गई। क्लियर, जब हम इसकी स्ट्रक्चर निकालेंगे, जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी बेटा, देखें, कार्बन है 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड। ये हो गया CH4, इसका नाम क्या होता है, मीथेन। क्या नाम होता है,
मीथेन हो गया। क्लियर? ये मैंने आपको बताया कोवैलेंसी ज्ञात करना, किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में किसी परमाणु की कोवैलेंसी ज्ञात करना। अब हम पढ़ने वाले हैं सहसंयोजक यौगिक, कोवैलेंट कंपाउंड, सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ज्यादा उसमें एक्सप्लेन नहीं करना है हमें। वे यौगिक जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, क्या कहलाते हैं बताइए? सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बनाना है सहसंयोजक यौगिक। क्लियर? सहसंयोजक यौगिक यानी कोवैलेंट कंपाउंड। क्लियर? कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड क्या पढ़ने भाई? डेफिनेशन सिंपल है कोवैलेंट कंपाउंड की। वे यौगिक जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं या साझे के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के युग्म के पश्चात कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। लिख लेंगे, क्या डेफिनेशन लिखनी है? वे यौगिक जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। क्लियर? क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल जैसे Cl2, H2, O2, CH4, N2, F2, C2H4, ठीक है, आदि। ये सब हमारे क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड, यानी कि जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, क्या कहलाते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। क्लियर? क्या कहलाएंगे भाई? कोवैलेंट कंपाउंड कहलाएंगे। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जितने हमने कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े हैं, ये हमने कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े हैं, इनकी विशेषताएं, कोवैलेंट बॉन्ड की विशेषताएं, या आप कह सकते हैं कोवैलेंट कंपाउंड की कुछ विशेषताएं। कोवैलेंट कंपाउंड भी वही होंगे जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे सहसंयोजक। अब हम पढ़ेंगे सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षण। क्या? ठीक है, क्या पढ़ना है हमें? सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि एग्जाम में जो पॉइंट बनते हैं, छोटे छोटे जो जितने भी पॉइंट बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से, वो सारे कोवैलेंट बॉन्ड से जितने भी पॉइंट बनेंगे वो सब यहीं से बनने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से एक एक लाइन आपको समझना होगी। ठीक है, सहसंयोजक यौगिक, जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा, सहसंयोजक यौगिक अणुओं से बने होते हैं। किन से बने होते हैं? अणुओं से बने होते हैं। सहसंयोजक यौगिक अणुओं से बने होते हैं। क्लियर? किन से बने होते हैं? सहसंयोजक यौगिक अणुओं से बने होते हैं। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है, इनके अणुओं में परमाणु पिरवल सहसंयोजक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ये पॉइंट कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं? पिरवल सहसंयोजक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, इनके अणुओं में परमाणु पिरवल सहसंयोजक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार से आप तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक। सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक नीचे होते हैं, यानी कि लो होते हैं, कम होते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड तथा कोवैलेंट कंपाउंड में
किसके क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं। तो उच्च ध्यान रखें, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। उसका कारण ये है कि उनके जो जब उनका जलीय विलयन होगा वह अपने आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, किस में टूट जाते हैं? आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, और आयनों में तोड़ने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है। उसमें कौन सा पाया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी होगी। क्या होगी? अधिक ऊर्जा देनी होगी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और इसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यही पॉइंट आप समझिए फिर से। सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक नीचे होते हैं। क्यों नीचे होते हैं? क्योंकि सहसंयोजक ठोस में अणु वान डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़े होते हैं। अब बात यहां पे आती है कि सहसंयोजक ठोस में किस बलों द्वारा अणु, यानी कि किस बलों द्वारा अणु जुड़े होते हैं। ठीक है, सहसंयोजक यौगिकों में या ठोसों में जो अणु जुड़े होते हैं वो किस बलों द्वारा जुड़े होते हैं। तो आपको क्या ऑप्शन लगाना होगा? वान डेर वाल्स बलों द्वारा। और वान डेर वाल्स बल बहुत ही कमजोर होता है, वीक होता है, और इसको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, लो होते हैं। क्यों होते हैं कोवलेंट कंपाउंड के? क्योंकि इनके अणु वान डेर वाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं, जिसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्लियर? बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसमें क्या होते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड से कोवलेंट कंपाउंड के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं इनकी अपेक्षा। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, ये ध्रुवी या अध्रुवी विलायकों में विलय होते हैं। ठीक है, ये विलय तो यानी कि विलय का मतलब घुल जाना, घुल तो जाएंगे ध्रुवीय और अध्रुवीय विलायकों में, लेकिन एक पॉइंट आप ध्यान रखें, ये घुल तो जाएंगे। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये द्रव अवस्था में आयनित नहीं होते। कभी आप सोचो कि जो पदार्थ द्रव में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, वो आयनित हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आयनित होंगे तो वो आयनिक बॉन्ड कहलाएंगे, और ये जो आयनित नहीं होते हैं, ठीक है, और घुल भी रहे हैं, समझ रहे? तो कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अगला पॉइंट अब आप बताइए, जब आयनित नहीं हो रहे हैं, जब ये आयनित नहीं होते हैं तो बेटा इनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पाई जाएगी, यानी कि विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि विद्युत का चालन नहीं होता। अगला पॉइंट हमारा यही है, ये द्रव अवस्था और विलयन में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्लियर? द्रव अवस्था और विलयन में विद्युत का चालन क्या है? नहीं करते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट है कोवलेंट बॉन्ड की प्रकृति दिशात्मक होती है। कौन सी होती है? दिशात्मक होती है। इसी कारण सहसंयोजक अणु की एक विशेष ज्यामितीय आकृति होती है। ठीक है, ज्यामितीय आकृति किस कारण होती है? यहां से फिर से देखें, कोवलेंट बॉन्ड की प्रकृति दिशात्मक होती है। दिशात्मक होने के कारण ये सहसंयोजक अणुओं की एक विशेष ज्यामितीय आकृति होती है। जैसे कि CH4 है, CH4 की आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मतलब CH4 की टेट्राहेड्रल होती है। कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। किसी की स्क्वायर पिलर होती है। ठीक है, तो अब प्रत्येक अणु की किसी लीनियर होती है। ठीक है, जब आप H2O की सदस्य निकालेंगे तो वो लीनियर हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं या कोवलेंट यौगिक होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड पाए जाते हैं होते हैं, उनमें एक विशेष ज्यामिति यानी कि आकृति होती है, उनकी हम संरचना ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर बता रहा हूं आपको। कुछ कंपाउंड ये हैं जिनकी मैं आपको स्ट्रक्चर्स और क्या बताने वाला हूं, उनके इलेक्ट्रोवैलेंट यानी कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे निकालते हैं हम उनमें। ठीक है, वो चीज आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं H2O, जैसे एग्जाम्पल में H2O
H2O या CO2 ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए या H2O ले लीजिए, CO2 लेना है हमें। CO2 की स्ट्रक्चर जब हमें ज्ञात करनी है तो इसकी जो संरचना होती है, ज्यामिति जो होती है वो रेखीय होती है। कैसे होती है भाई? कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। हम जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होने वाला है भाई? 2,4 और 2,6। ठीक है, हमने आपको बताया था जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है उसको हम सेंटर में रखते हैं। इसको हमने सेंटर में रख दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, दोनों की ये जो है यहाँ पे हो गई स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या करेंगे? ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन हम इस पे दिखा दें, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार 6 इलेक्ट्रॉन इसके दिखा दें, 6 इलेक्ट्रॉन इसके दिखा दें। कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन के 4 दिखा दिए बाहरी कोश में। अब आप बताइए, ये वाला ऑक्सीजन इस वाले कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस वाले ने भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, लेकिन कार्बन क्या काम करेगा? कार्बन जब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 लेगा भी भाई। 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया ऑक्सीजन से, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, तो 2 साझेदारी हो गई। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इनके बीच हो गई और इनके बीच भी। यानी कि जब हम इस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जब ये संरचना बने यानी कि एक लाइन ऐसे खींचे तो उसको बोलते हैं रेखीय। क्या बोलते हैं? रेखीय। ठीक है, कौन सी संरचना है? ज्यामिति इसकी कौन सी है? रेखीय, यानी कि लीनियर। क्लियर? कौन सी संरचना हो गई? लीनियर हो गई। क्लियर? कौन सी संरचना हो गई? लीनियर संरचना हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने आपको CH4 का बताया था भाई। CH4 भी मैंने आपको बताया था, और देख लीजिए 1-2 CH4 भी मैंने आपको बताया था। जैसे CH4 अभी मैंने आपको करवा ही चुका हूं पीछे। जब CH4 का हम निकालेंगे, CH4 का जब हम निकालेंगे तो बेटा ये बनेगी। ठीक है, चतुष्फलकीय। क्या है ये? चतुष्फलकीय। दूसरा एग्जाम्पल C2H4 ले लीजिए, C2H4 ले लीजिए। ये देख लेना भाई, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। यहाँ पे 2,4 और यहाँ पे 1, यानी कि कार्बन है तो कार्बन कितने? 2 कार्बन है तो भाई 2 कार्बन यहाँ पे ले लिया हमने। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हाइड्रोजन C2H4 है ना, C2H4। ठीक है, C2H4 लगाना होगी हमें। ये लो, ठीक है, C2H4। क्लियर? C2H4। ठीक है, अब हमें हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन के कितने पास हैं? कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है। एक कार्बन का इसका ये हो गया, एक ये हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। इसी प्रकार से इस कार्बन का एक ये हो गया, एक ये हो गया, और इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। ठीक है, अब ये क्या काम करेंगे? देखो, साझेदारी करेंगे। साझेदारी कैसे करेंगे? जैसे कि हमने ये वाला हाइड्रोजन की साझेदारी करवा लीजिए पहले। ये हाइड्रोजन इसने इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, इसने इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिया। यानी कि कार्बन की बात हो गई पूरी, हाइड्रोजन की बात पूरी हो गई। अब बात आती है कार्बन की। भाई ये वाला कार्बन अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा अपने दूसरे कोष में, तो इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो थे, एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों से ले लिया। कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन से ले लिए इसने। यानी कि इससे 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, और इस वाले कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लिए। इसी प्रकार से बेटा क्या काम करेंगे? ये वाला कार्बन देखें, जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा तो इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, और इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखो, प्रत्येक के कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इस वाले कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन देखें, 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के थे, एक इससे ले लिया, 6 हो गए, और 2 इस कार्बन से ले लिए, 8 पूरे हो गए। इसी प्रकार से ये, यानी कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। यहाँ स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो डबल बॉन्ड, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। ठीक है, तो ये जो हमारी स्ट्रक्चर बनी, ये किसकी बनी? एथेन की। यानी कि ये किसकी बनी? एथिलीन। किसकी है? एथिलीन की स्ट्रक्चर है ये हमारे पास। किसकी स्ट्रक्चर है बेटा? एथिलीन की स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर थी हमारे पास, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? एथिलीन। क्या नाम है बेटा? एथिलीन नाम है। एथिलीन नाम है। क्लियर? क्या हो गया? एथिलीन हो गया। ठीक है, एथिलीन हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में कल शाम 7:30 बजे मिलते हैं। उप सह संयोजक बंध पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? उप सह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या पढ़ने वाले हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत ही सिंपल ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंपल माध्यम से, बहुत ही सिंपल ट्रिक से, ठीक है, कैसे किससे डिनोट करते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, उनकी बैलेंसी क्या होती है, निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका, डोनर एक्सेप्टर किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक से मैं आपको कल शाम 7:30 बजे कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी आप वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।